देश की राजधानी दिल्ली हर साल गर्मियों में पानी के लिए तड़पती है। पिछले कुछ साल से मानसून भी दिल्ली को बस भिगोकर गुजर जाता है। पिछले साल दिल्ली में सामान्य से 37% कम बारिश हुई थी। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर में अच्छी बारिश हो तो खुश होना चाहिए, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे हैं। दिल्ली एनसीआर में अब तेज बारिश हो तो लोग खुश होने की बजाय जान की खैर मनाने लगे हैं। आज सुबह दिल्ली और आसपास के शहरों में तेज बारिश हुई। करीब 2 घंटे तक आसमान से बादल बरसते रहे और सड़क पर आफत का सैलाब उमड़ पड़ा। ये 4 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जो बारिश में बदहाल होने के साथ अभिशप्त हो गई है। अब इन 2 तस्वीरों पर गौर कीजिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी वसुंधरा में सड़क धंस गई है। इसके बगल में वार्तालोक नाम की एक सोसाइटी है। सड़क धंसने से वार्तालोक में रहने वाले 7 से ज्यादा परिवारों की जान पर बनाई है। एनडीआरएफ ने लोगों से फ्लैट खाली करा लिए हैं। वहीं दिल्ली को मेरठ वाले हाईवे से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड तालाब जैसी दिखने लगी है। ये वही रोड है जिसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होड़ मची हुई थी। अब जरा नोएडा का हाल देख लीजिए। यूपी का ये सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नोएडा में है। यहाँ सेक्टर 60 के पास बने इस नए अंडरपास में इतना पानी भर गया कि सड़क नदी की तरह नजर आने लगी। नोएडा में ही महामाया फ्लाईओवर के पास भी मुसीबत कम नहीं थी। लोग सड़कों पर घंटों फंसे रहे, गाड़ियां खराब होने लगी। आप जो बाइक देख रहे हैं वो किसी कुएं में नहीं गिरी। ये गाजियाबाद के लोहिया नगर की सड़क है। सड़क पर बारिश का भारी पानी था। मेनहोल का ढक्कन खुला हुआ था जिसमें बाइक समा गई। वहीं गाजियाबाद में ही नेशनल हाईवे नंबर 9 पर इतना पानी भरा कि कई गाड़ियां डूब गई। बारिश में जलभराव के साथ ही जानलेवा हादसों का दौर भी शुरू हो गया। गाजियाबाद में पानी में डूबे बिजली के नंगे तार से शिप्रा सन सिटी में रहने वाले एक शख्स की जान चली गई। गाजियाबाद के ही खोड़ा कॉलोनी में दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। साहिबाबाद में दीवार गिरी और कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। बारिश पर किसी का जोर नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन बारिश का पानी तबाही न मचाए, इसके लिए तो सिस्टम बनाया जा सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर इस जानलेवा बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो हमारे 3 रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मनोहर केसरी, पुलकित नागर और अजीत श्रीवास्तव। इन तीनों से हम ताजा अपडेट लेंगे। मनोहर, क्या कह रहा है दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल, और अभी आप कहां पर खड़े हुए हैं? दीपक जी, अभी मैं वसुंधरा का सेक्टर 4 जहां पर सड़क जो है सो 10 फीट जमींदोज हो चुकी है और वो टोटल लंबी जो उसकी 100 फीट लंबी सड़क थी। और मैं आपको सीधे नजारा दिखा रहा हूं, वो आप सामने देख सकते हैं। जो वार्तालोक सोसाइटी है वहां की 3 टावर्स हैं, जिसमें लगभग 90 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनके लोगों को खाली करा दिया गया। वो लोग बारिश में बाहर सड़कों पर हैं और उसके सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो प्रयाग कुंज है, उसको भी खाली करा दिया गया है। और मेरे राइट साइड जो सफेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो है सो मेवाड़ इंस्टीट्यूट है और इसके पास की सड़क भी धंस गई है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां 7 से 8 साल से काम चल रहा है। और लोगों का यही आरोप है कि लगातार प्रशासन को इन्होंने आगाह किया। कल भी इन्होंने कंप्लेन की थी कि ये सड़क धंस सकती है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं जागी, वो नींद से नहीं उठे और ये नजारा देखने को मिला। हमारे साथ वार्तालोक के कई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे सुबह क्या हालत हुई थी? सुबह लगभग 6:30-7 बजे बारिश होना खूब तेज शुरू हुई। लोग यहाँ स्कूल के बच्चे आने जाना शुरू हुए, गाड़ी से बैठना शुरू किए। जब बैठे जाने लगे, जैसे 2-3 बस क्रॉस हुई, इतने में ये धड़ाक से बैठ गई, जमीन बैठ गई। इसके बाद समस्या इतनी, सब लोग घबरा गए कि अब क्या हो गया। फिर भाग के सब सारे सोसाइटी वाले भाग के आए, फड़ुआ लेकर के और झुआ लेकर के माटी भर भर के डालने का प्रयास किए और पानी डाइवर्ट अलग दूसरी तरफ करना शुरू किए। ये भी कहा जा रहा है कि जो वार्तालोक की बाउंड्री है उसकी भी जमीन धंस गई है और वहां कुछ फ्लैट्स खाली करा दिए। बिल्कुल 64 मकान खाली करा दिए गए। बाउंड्री बिल्कुल अटकी हुई है, चाहे जब गिर सकती है। प्रशासन अभी तक 5 बज गया है, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाई है। ये आप जान अभी देख रहे हैं कि वहां जेसीबी मशीन है, तो क्या कुछ काम शुरू हुआ है? अब जाकर के जेसीबी आई है, मशीनें आई हैं। देखो कब तक निर्णय होता है, कब तक इसका समाधान निकल पाता है। एक चीज बताएंगे कि इसकी शिकायत आप लोग पहले कर चुके थे क्या? जी, हमने पहले कर चुके थे, मगर पहले करने के बाद भी जो है इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब ये कंडीशन हो गई है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है, कुछ नहीं है, सब रोड पे है, सब पानी में बह गया, सब बह गया, कुछ नहीं है आज की डेट में। और जो भी है, मनोहर हम सोच सकते हैं कि वाकई में
जिन लोगों को अपने घर खाली करने पड़े होंगे उनका क्या हाल होगा? इस बारिश के मौसम में वो बच्चों को, परिवार को लेकर कहां जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से उस इलाके में 1-2 करोड़ के फ्लैट मिलते हैं और उन फ्लैटों की अगर ये हालत होगी दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो बाकी सैटेलाइट टाउन्स की का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। गुड़गांव में भी कमोबेश यही हाल हो जाता है या फरीदाबाद में यही हाल हो जाता है अगर थोड़ी देर भी बारिश हुई। पुलकिताब कहां पर है? क्या अभी भी वहां पर बारिश का असर दिखाई दे रहा है? दीपक जी, मैं गाजियाबाद में हूं और ये इलाका आज बारिश के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आया। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई करंट लगने की वजह से। गाजियाबाद के अंदर ही सड़क धंस गई और गाजियाबाद के अंदर ही उस एलिवेटेड रोड पर पानी नजर आया, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे थे कि वो इस बुल को एक अलग सिटी बना रहे हैं, दिल्ली से जोड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि ये योजना उनकी है। तो आज गाजियाबाद सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आया और बारिश अभी भी गाजियाबाद में हो रही है, लेकिन सुबह की तस्वीर अलग थी। शिप्रा सन सिटी में कम से कम 3 फीट पानी था। दीपक जी, जो आप बता रहे थे अभी कि 1 से 2 करोड़ के फ्लैट है, एटीएस पास में है, उसके सामने का माहौल ये था। मैं खुद वहां से निकला, कम से कम 3 फीट के अंदर से गाड़ी निकाली, उसके बाद जाके गाड़ी बंद हो गई और सैकड़ों गाड़ियां इसी तरीके से बंद थी। वहीं से चंद कदमों की दूरी पर एक व्यक्ति को करंट लगा, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसे करंट लगता है नंगे तार से, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो आज सबसे ज्यादा पीड़ित जो था वो गाजियाबाद था बारिश के बाद। जी, बारिश के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित गाजियाबाद। लेकिन अजीत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और दिल्ली भी लगभग पूरी तरह जाम हो गई थी, क्यों अजीत? अजीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अजीत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, पानी के चलते कुछ कनेक्शन के अंदर मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। सीधे चलते हैं हमारे 3 गेस्ट के पास। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, AK जैन साहब हैं, टाउन प्लानर है। राजकुमार भाटी जी, आपके समय एलिवेटेड रोड बनना शुरू हुआ, गलत तो नहीं कह रहा हूं? बन के तैयार भी हो गया, बन के तैयार भी हो गया। उद्घाटन तो आपने रोड बनाया या तालाब बनाया? नहीं, रोड में कहीं कोई कमी नहीं है। रोड में तो पानी कैसे भरा, ये बताइए, पानी कैसे भरा? अगर रोड में कोई कमी नहीं है तो पानी कैसे भरा? बता रहा हूँ, निकासी की पर्याप्त व्यवस्था है। नालियां, मोरियां जो पानी के लिए होती हैं वो छोड़ी गई हैं, उनकी सफाई नहीं की गई, उनमें कूड़ा करकट भर गया और पहली बारिश में वो रुक गई और पानी भर गया सड़क के ऊपर। जिन लोगों ने देखा वो सड़क इस तरीके से बनी हुई है, यानी गड्ढा जो है सड़कों के बीचों बीच आता है। सड़क को ऐसा बनाया जाता है ताकि एलिवेटेड रोड निकले और साथ में उसकी जो नालियां होती हैं वो सड़क के लेवल से नीचे की होती हैं। तो दीपक जी, मोरियां बनाई गई वो सड़क के लेवल के ऊपर की थी। ये तो दीपक जी कोई एक्सपर्ट बता सकता है कि क्या उसके आर्किटेक्चर हमारे पास बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये तो कि उसके आर्किटेक्चर में कोई कमी है। देखिए, जल जो भराव होता है उसके 2 ही कारण होते हैं, या तो कहीं आर्किटेक्चर खराब है या मेंटेनेंस नहीं है। अब मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करता हूं। सेक्टरों में पानी भरा है पहली बार। सेक्टरों के अंदर पानी इसलिए भरा है कि इस बार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नालियों की सफाई के लिए कोई बजट अलॉट नहीं किया गया। हर साल बारिश से पहले नालियां साफ की जाती थी। आप तो गाजियाबाद एलिवेटेड रोड की बात करिए कि वहां पर यह हालत क्यों हुई, और जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। आप सिर्फ यहाँ की बात करिए, मैं अभी लिमिटेड टू दिस प्लेस बात कर रहा हूँ। आपके शो में बैठने से पहले मैंने एलिवेटेड रोड के बारे में खास तौर से पूछताछ की, क्योंकि मुझे पता था प्रश्न उठाएगा। तो मुझे यही बताया गया कि जो पानी की निकासी के लिए नालियां थी वो बंद हो गई, उनकी वजह से पानी रुक गया। अगर जो आप कह रहे हैं, मैं दावा नहीं करता कि आप गलत कह रहे हैं, तो इसके लिए कोई एक टीम बनाई जाए, एक्सपर्ट उसकी जांच करें। अगर उसके आर्किटेक्चर में कोई कमी है, को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं सड़क पे गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे तालाब के अंदर चल रही हो। ये एलिवेटेड रोड है। एलिवेटेड रोड का मतलब होता है उठी हुई रोड जो जमीन की ऊंचाई से ऊपर हो। बिल्कुल जमीन की ऊंचाई से ऊपर है रोड, जमीन की ऊंचाई से ऊपर ही है और 9 किलोमीटर चली गई है ऊपर ही ऊपर। यहां भी आपके नोएडा में भी 4.5 किलोमीटर की सड़क आपके बराबर में है, एलिवेटेड रोड है, शानदार रोड है। अखिलेश यादव जी ने ये 2 काम बहुत नोएडा, गाजियाबाद में शानदार काम किए, मेट्रो का भी शानदार काम किया, कई काम यहां पे किए, स्टेडियम दिया। लेकिन अगर इसमें मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, अगर आर्किटेक्चर में कोई कमी है तो हम जिम्मेदार हैं। अगर मेंटेनेंस की वजह से पानी रुका है
तो वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। तो क्यों ना आपके समाजवादी पार्टी के वर्कर ये काम करते कि सड़क को लेकर झगड़ा करने की बजाय, अपनी सिर फुटअव्वल करने की बजाय वो जाते और इन नालियों को साफ कर देते और गांधीगिरी का एक एग्जाम्पल देते कि देखिए साहब, सड़क तो हमने बना दी लेकिन नालियों की साफ करने का जिम्मा इनका है, वो भी ये नहीं कर रहे और इनके जिम्मे का काम हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी सदा कहता है, ये हमारी राजनीति का स्टाइल है। सुझाव आपका बहुत सुंदर है, हम चूक गए, हमसे हमारे दिमाग में ये बात नहीं है, हमें करना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतनी सरकार इतनी निकम्मी है कि नालियों की सफाई भी नहीं करवाएगी। ये भी हमें ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा एहसास होता, ऐसा आभास होता तो जरूर करते। सुझाव आपका बहुत सुंदर है, ऐसे काम भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करने चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए, कहने के लिए जुबानी जुमा करते हैं। मैंने आपका सुझाव तुरंत स्वीकार कर लिया, करेंगे आप जुबानी जुमे खर्चा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हरीश खुराना जी की तारीफ, दिल्ली में एमसीडी आपकी है, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार आपकी है, आधी दिल्ली केंद्र के अधीन है, आधी दिल्ली एमसीडी के अधीन है, आधी दिल्ली दिल्ली सरकार के अधीन है और उत्तर प्रदेश पूरा आपका है। नगर निगम भी आपके हैं, नगर पालिका भी आपकी है और साथ में साथ राज्य सरकार भी आपकी है। लेकिन एनसीआर में अगर 1 घंटे भी पानी गिरा तो आप रहने की हालात में नहीं होते हैं वहां पर। देखिए दीपक जी, आपने एक बात बहुत अच्छी करी कि जब बारिश आती है तो एक इंसान को बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन अफसोस दिल्ली और एनसीआर में जो लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी ट्राइबल एरिया में रहते हैं और हमें डर लगता है कि हम दिल्ली एनसीआर में क्यों रहते हैं। ये कोई आज से समस्या नहीं चली आ रही, ये बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन और स्थिति भयावह होती जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि आज दिल्ली के अंदर जो, अगर मैं दिल्ली पर्टिकुलर की बात करूं, जैसे आपने अभी कहा कि एमसीडी तो हमारे अंडर में है और दिल्ली सरकार, आपको मालूम है और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली के 80% नाले जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में और एमसीडी के अंडर में सिर्फ 15 से 20% आते हैं। जिस दिल्ली की सरकार की अपनी साइड ड्रेनेज सिस्टम किसके अधीन आता है, ये बताइए, ड्रेनेज सिस्टम किसके अधीन आता है? दीपक जी एक सेकंड, दीपक मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नालियों की सफाई किसके अधीन आती है? एमसीडी के अधीन आती है और पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है, जिसमें सबसे बड़ा चंक एमसीडी के पास है या नहीं? दीपक जी मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मेरा कहना यह है कि दिल्ली का अगर 70% जो नाले हैं, अगर वो दिल्ली सरकार की अपनी साइड ये कहती हो कि 75% नाले अभी तक साफ नहीं हुए, तो उस स्थिति को समझना चाहिए, भयावह स्थिति है। और प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली की सरकार से बात करे कौन? दिल्ली पड़ेगी एमसीडी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर? मेरा सिर्फ इतना कहना है, आज ये समय है, ये हाई टाइम है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के अंदर स्थिति और खराब होती जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नाले जो हैं उनकी हालत जर्जर होती जा रही है। क्यों नहीं हम मास्टर प्लान लेके आते हैं नालों का? क्यों नहीं हम राजनीति से ऊपर उठ के हम जो विकास की बात करें, हम और कैसे इसको ठीक करा जाए उसकी बात करें? प्रॉब्लम यह है कि आज चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो एनसीआर हो, कहीं भी हो, पीडब्ल्यूडी के अंदर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि आप दिखाने के लिए तो एमसीडी के अंदर नहीं है, हो गई, लेकिन एक्चुअली एमसीडी के अंदर नहीं है भ्रष्टाचार। हरीश खुराना जी, आपको पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार तो दिख रहा है, एमसीडी का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। दीपक भाई, मैं तो कह रहा हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार इतना पनप चुका है पूरे सिस्टम के अंदर कि हम पेपरों में तो दिखा देते हैं कि गाज साफ हो गई, लेकिन एक्चुअल में गाज साफ नहीं होती है। ये बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ट्राइबल इलाके में हम रह रहे हैं, ये कोर्ट की टिप्पणी जरूर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ट्राइबल इलाकों में हमारी तरह वो बड़े खुश हैं, क्योंकि उन्होंने सीमेंट कंक्रीट के जंगल नहीं तैयार किए हैं। हमारे साथ जैन साहब भी हैं, टाउन प्लानर है। जैन साहब, बेसिक हमारे स्ट्रक्चर में क्या कमी है, क्यों होता है ऐसा? इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में 22 मेन ड्रेन्स हैं जिनकी लंबाई 405 किलोमीटर है और जो माइनर ड्रेन्स है वो 1700 किलोमीटर लंबी हैं और इसके अलावा 660 वाटर बॉडीज हैं, 45 किलोमीटर लंबी यमुना रिवर है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अर्बन डेवलपमेंट का, टाउन प्लानिंग का, वो होता है ड्रेनेज। जैसे आपको याद होगा 1911 में जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था नई दिल्ली का, वो रखा गया था किंग्सवे कैंप पे, यूनिवर्सिटी के नॉर्थ में। और जब आर्किटेक्ट्स आए एडविन ल्यूटिन्स और उसके सहयोगी लैंडकास्टर वगैरह, उन्होंने कहा साहब ये ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है साइट, आपको यहां से रायसीना शिफ्ट करनी चाहिए। तो इसके बावजूद भी कि जब किंग जॉर्ज V ने स्टोन रख दिया गया था, वो साइट चेंज हो गई थी।
तो आज क्या हो रही स्थिति कि एक तो हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है ड्रेनेज का। 2021 के मास्टर प्लान में, जिसमें भी मैं भी सम्मिलित था जिसके काम में, उसमें बड़े सजेशंस दिए गए थे कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए ड्रेनेज का, और उसका बेसिस क्या होगा वो भी दिया गया था। क्योंकि जो ड्रेनेज का प्लान, मास्टर प्लान बना था, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट ने बनाया था करीब 20-25 साल पहले, वो कॉन्सेप्ट सब चेंज हो गए हैं। तो उसमें कहा गया था GIS बेस्ड मास्टर प्लान होना चाहिए, सस्टेनेबल ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम ऑर्गेनिक अप्रोचेस जो होते हैं जैसे बायो स्वेल हैं, ड्रेनेज जैसे ग्रीन कॉरिडोर्स हैं वो करें, एनक्रोचमेंट हटाएं, इनका राइट ऑफ वे फिक्स करें। जितनी भी ड्रेन्स हैं, जो मेजर ड्रेन्स है 50 मीटर से लेके 150 या 200 मीटर तक होना चाहिए, और जो माइनर ड्रेन्स हैं उसका 10 मीटर से लेके 50 मीटर हो, ताकि ये पता चले कि कहाँ पे एनक्रोचमेंट है, कहाँ पे ड्रेजिंग करनी है, कहाँ पे डिसिल्टिंग करनी है। तो ये कहा गया था। फिर इंटरसेप्टर्स लगाए जाएं, एरेशन यूनिट्स लगाए जाएं, जहां पे लो लाइंग एरियाज हैं उसमें सब वेल्स बनाए जाएं और पंप लगाए जाएं, अंडरग्राउंड होल्डिंग टैंक्स लगाए जाएं, जहां पे जैसा आपने देखा है नए फ्लाईओवर के नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो उसका तरीका ये है कि वहां पे एक सब वेल्स बनाए जाते हैं और उसका पंपिंग किया जाता है। इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में मेंटेनेंस किया जाए, और कई सारे सजेशंस हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो भी हम अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम बनाते हैं, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे कॉलोनी बन रही है या नॉर्थवेस्ट कॉलोनी का रेगुलराइजेशन है, उस सबसे पहले एक ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए, ड्रेनेज का प्लान जो कि नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। अजीत के पास सीधे चलते हैं। अजीत, ड्रेनेज साफ होने के नाम पे पूरे गर्मी भर होता क्या है दिल्ली शहर में और NCR के अंदर? साथ में दीपक जी की ये पूरे ड्रेनेज के नाम पर केवल सियासत होती है, और केवल सियासत के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है। अगर हकीकत में ड्रेनेज साफ होते तो इस तरह के हालात दिल्ली NCR में पैदा कभी नहीं होते। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम होता तो है, लेकिन वो कागजों में केवल चलता है, और उसकी सफाई महज औपचारिक मात्र होती है, क्योंकि कूड़े कचरे से इतना लबरेज होता है कि उसे साफ करने के लिए मजदूर भी उतरने से 10 बार सोचता है। और इस तरह के वारदात दिल्ली में खैर पहले भी हो चुके हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में उतरने से कितने लोगों की जान भी गई, मजदूरों की। लेकिन ये केवल सियासत मात्र होती है अगर सही समय पर, क्योंकि जब भी बरसात होती है उससे ठीक 15 दिन पहले, चाहे वो कोई भी हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो जगता है। सफाई समय से नहीं होता, अधिकारी जो होता है सही समय से कार्रवाई नहीं करता। ये तमाम जो खामियां हैं वो दिल्ली NCR के तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है, और वही नतीजा है कि आज दिल्ली NCR में पूरे तरह से पानी का भराव और लोगों की समस्या रूबरू हुई और सबके सामने है। दीपक जी, बिल्कुल लोगों को ये समस्या रूबरू हुई। लेकिन हरीश खुराना जी, मैं फिर जानना चाहता हूं, आपको पता है कि सिविक अर्बन बॉडीज भ्रष्टाचार का कितना बड़ा गढ़ है, और मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। सवाल यह है कि इस कैंसर को दूर हम कैसे करेंगे। बड़े बड़े कमिटमेंट की बात तो होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह कमिटमेंट जीरो दिखाई देता है, और हर चीज की अपनी एक इकोनॉमी है जिसको मैं समझा सकता हूं आपको। दीपक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की स्थिति आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। दिल्ली की स्थिति, आप बहुत पुराने हैं, मैं भी बहुत पुराना हूं दिल्ली के अंदर। प्रॉब्लम यह है दिल्ली के अंदर, जब तक एक स्ट्रांग एक्शन नहीं होगा, एक विल पावर नहीं होगी कि जो PWD हो चाहे वो MCD हो, मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं यहां पे, चाहे वो आप, इस वक्त मैं भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं बात कर रहा हूं PWD और MCD के अंदर जो कोई भी, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जो कोई भी इसके अंदर पाया जाता है उसके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो गाद निपटाने की बात करता हूं। उसके बाद जब तक राजनीति से ऊपर उठ के मास्टर प्लान ड्रेनेज का नहीं आता, और जब तक नाले, चूंकि हमने जो नाले थे, अरे खुराना साहब, तब तक क्या करें, तब तक क्या स्विमिंग पूल बांधकर दिल्ली को जिए, तब तक क्या करें ये तो बताइए। मैं यही तो कह रहा हूं, जब नौमन तेल होगा तब राधा नाचेगी, कब आएगा मास्टर प्लान, कब आप उसको ठीक करेंगे? अभी दिल्ली में जो रह रहा है वो क्या करे, नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हो। दीपक भाई, मैं यही तो बोल रहा हूं कि ये हाई टाइम है। स्थिति कितनी गड़बड़ होती जा रही है। आपने देखा मिंटो ब्रिज का हाल क्या हुआ था अभी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। सवाल यह है कि इच्छा शक्ति किसके पास है। मैं आरोप लगाना नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने जिक्र किया दिल्ली का मास्टर प्लान का, मैनिफेस्टो में किसने लिखा है? दिल्ली सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम दिल्ली का मास्टर प्लान लेके आएंगे। कांग्रेस की 15 साल की सरकार रही, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान लाएंगे ड्रेनेज का। क्या हुआ 20 साल से? कुछ नहीं हुआ।
जब ड्रेनेज आई थी, जब डाली गई थी, तब दिल्ली की पॉपुलेशन 75 लाख थी। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। उसके बावजूद आज नाले इतने छोटे हो गए। उसके बाद अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इंक्रोचमेंट, उसके बाद गाद सफाई नहीं। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है। रहने लायक दिल्ली रही नहीं है अब। दिल्ली लगभग, जो ठीक कहा कोर्ट ने कि दिल्ली एक ट्राइबल एरिया होती जा रही है वाकई। और इस वक्त हमें राजनीति नहीं करनी, राजनीति ऊपर उठना पड़ेगा। राजनीति छोड़ के हम 2020 के अंदर राजनीति कर लेंगे, 19 में राजनीति कर लेंगे, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टाइम कितना बचा है, आप चाहे ना चाहे आपको राजनीति करनी पड़ेगी। हरीश खुराना जी, आपको भी करनी पड़ेगी, बाकी राजनीतिक दलों को भी करनी पड़ेगी। 4-4.25 साल तो गुजर गए हैं। लेकिन मैं भाटी जी आपसे जानना चाहता हूं, आपसे मैं जानूंगा कि 100 गज के जो प्लॉट थे उसमें 6 फ्लैट कैसे बन गए, और ये सब हाल ही के 5-10 सालों के अंदर हुआ है। ये कैसे हो गया, और कैसे पूरा का पूरा एनसीआर बदल गया, और कैसे जहां पर एक फ्लैट, जो 2.5 मंजिला का एक फ्लैट होता है जिसकी परमिशन होती है। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि हरीश खुराना जी, दिल्ली में अनऑथोराइज कॉलोनीज का मास्टरमाइंड आखिरकार रहा कौन है? किन लोगों ने अनऑथोराइज कॉलोनी को बनने दिया, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका कितना बड़ा बोझ है? आज की तारीख में जितनी भी एजेंसीज हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस बात की इजाजत है, कैंटोनमेंट बोर्ड को इस बात की इजाजत है, एमसीडी को इस बात की इजाजत है, पीडब्ल्यूडी को भी इस बात की इजाजत है कि अवैध निर्माण को सील कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ न बनने दिया जाए। लेकिन वो निर्माण वैसा का वैसा बना रहता है और फलता फूलता रहता है। क्यों? इसका जवाब कोई देगा? देखिए, अब हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, आरोप प्रत्यारोप निकलेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे की स्थिति को कैसे रोका जाए। अब पीछे जो हो चुका है उसको तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि अब आपको 1800 कॉलोनी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि आप दिल्ली में 1.5 करोड़ लोगों को आप उठ के बाहर चले जाए। सवाल यह है कि अब इस वक्त जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जो इमरजेंसी जरूरत है, वो है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्लान। पॉइंट नंबर 1, जो गाद है उसको निकाला जाए ईमानदारी से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो रोबोटिक सिस्टम हो, सब कुछ हो, ऑनलाइन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कोई कल्प किया जाए नौकरी से निकाला जाए, गिरफ्तार किया जाए। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इट्स अ हाई टाइम नाउ, दिल्ली में जो इसका प्लान है, मास्टर प्लान है, वो लाना बहुत जरूरी है। और जितनी ड्रेनेज की जो पाइप्स हैं उनको बदलना, पूरे दिल्ली की ड्रेनेज पाइप्स को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की जो ड्रेनेज पाइप है बहुत छोटी है और उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो 70% चौक हो चुका है। प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दिखावे के लिए हमने गाद साफ कर दी, निकाल दी, लेकिन वो पेपरों में होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इस वक्त जो हो रहा है उसको ठीक कैसे किया जाए, ये होना चाहिए। अब पीछे जाएंगे तो 25-30 सालों की जिसकी सरकार रही, वो आपको ही पता है किसकी सरकार रही और किसने इसको फल फूलने दिया, वो आपको ही मालूम है। आज दिल्ली के अंदर 1700 कॉलोनी, 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उसके अंदर ये सब होना जरूरी है। अब बस तो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रेनेज का वहां पे कोई ढंग का क्लियरेंस नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि दिल्ली की सरकार हो चाहे वो एमसीडी की सरकार हो, हम सब लोगों को बैठना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली की सरकार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे बिलीव करती है। चलिए, फिर हम आरोप और प्रत्यारोप पे आ रहे हैं। मैं आरोप और प्रत्यारोप पर नहीं आना चाहता, लेकिन भाटी जी, ये एक हकीकत है कि जब सड़क बनती है उसके बाद ही टेलीफोन विभाग को याद आता है कि इनको एक अंडरग्राउंड लाइन खींचनी है। तो सड़क बनेगी, फिर उसको खोदेंगे, फिर उसका गड्ढा भरेंगे, फिर गड्ढा फिर से वैसा हो जाएगा, फिर उसको खोदेंगे, फिर उसका गड्ढा भरेंगे। ये अनवरत प्रक्रिया क्यों जारी रहती है? ऐसा कोऑर्डिनेशन इन तमाम एजेंसियों में क्यों नहीं है, ताकि ये समस्या, अगर कोई सड़क बन रही है उससे पहले ही बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर, नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें प्लानिंग की कमी है। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम देखते हैं तो ये चीजें कम दिखाई देती हैं। यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग कर दी। हाँ, यहाँ पे जो है लाइन वाइन सब अंडरलाइन बिजली की भी और कम उनकी तार वगैरह डाल रखे हैं, तो कम खुदाई होती है। मतलब बल्कि नोएडा में तो ज्यादा होती है, एक बार बताओ, नोएडा में और कम है। दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर, सबसे बेहतरीन इंजीनियर भारत में पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत में ये संकट क्यों होता है?
नहीं, ये तो बेहतरीन इंजीनियर। जो आपने समस्या उठाई है तो निश्चित तौर पर प्लानिंग की कमी है। पहले प्लान करना चाहिए हमें कितनी चौड़ी सड़क बनानी है, कितनी नाली चाहिएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ तार डाले जाने हैं, कहाँ खंबे लगने हैं। ये पहले कॉलोनी बसने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें प्लानिंग की कमी अगर ऐसा होता है कि बार बार सड़क खोदनी पड़ती है, बाद में खंबे लगाए जाते हैं। लेकिन जहां तक अनधिकृत कॉलोनियों का सवाल आपने उठाया, देखिए इनके पनपने के लिए एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सरकारों ने गरीब लोगों के रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सरकारें जो कॉलोनी बसाती हैं, जो अधिकृत जिन्हें हम कहते हैं, उनमें प्लॉट इतने महंगे होते हैं, मकान इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। वो मजबूरी में अनधिकृत कॉलोनी में जाके, खेतों में जाके प्लॉट लेते हैं और वो बनाते हैं। जब तक प्रशासन की नजर वहां तक जाती है, हालांकि उसमें मिलीभगत होती है प्रशासन की, लोकल बॉडीज और लोकल पुलिस और थोड़ा बहुत राजनीतिक गठबंधन भी होता है, उनके देखरेख में वो पनपती हैं। लेकिन जब तोड़ने के लिए जाते हैं तब तक वो गरीब लोग लुट चुके होते हैं, बिल्डर पैसा लेकर भाग चुका होता है और फिर वो कई जगह तोड़ भी जाती हैं या कई जगह उन्हें अधिकृत कर दिया जाता है। तो जो समस्या पनप रही है, आपके यहीं बराबर में हिंडन नदी है। हिंडन नदी में गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक पूरे नदी के अंदर धार के पास तक मकान बन चुके हैं। उनमें अंदर मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, स्कूल बने हुए हैं, इंटर तक के स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, उन्हें मान्यता मिली हुई है। तो ये कितनी बड़ी कमी प्लानिंग की और प्रशासन की और सब लोगों की है, और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार हैं। इसमें राजनीतिक आपकी सरकार थी नहीं, अब मैं जाते तो रोक सकते थे ना, आप तो जाते तो रोक सकते थे। पिछले 5 साल आप बैठे रहे, अगले 5 साल कोई और सरकार बैठी रही। बयान तो इसमें दीपक जी ये होगा कि हमने 5 साल में नहीं बनने दी, 5 साल में नहीं बढ़ी और ईमानदारी से नहीं लेकिन 5 साल, लेकिन ये तो 20 साल पहले 5 साल पहले जो बन चुकी थी, उनको क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया गया? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, उन पे ताला क्यों नहीं चढ़ा गया? बिल्कुल ये एक ऐसी समस्या है जो सार्वभौमिक है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं हो सकता है हम भी जिम्मेदार हों, कहीं दूसरी पार्टी भी जिम्मेदार हो, लेकिन इसको गंभीरता से लेकर जब हम इतने बड़े, एक तो हम कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शहर बसा रहे हैं, विश्व स्तरीय सुविधा दे रहे हैं, और इतनी छोटी सी प्लानिंग हमारे पास है नहीं, तो ये एक गंभीर विषय है। इसको कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। चलो अभी से शुरू करें, अभी से इसकी प्लानिंग करें और ये आगे न पनपे, इसका इंतजाम करें। इसका इंतजाम करें। लेकिन मुझे ये बताइए कि हाल ही के दिनों में जितनी भी अनऑथोराइज कॉलोनी है, जितनी भी छोटे छोटी कॉलोनी है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन नहीं है, जहां मास्टर प्लान नहीं है, जहां सीवर सिस्टम नहीं है, वहां पे आप 2.5 मंजिल के मकान बनाने की इजाजत देते हैं, लेकिन उसपे 6 फ्लैट है कहीं, 8 फ्लैट है कहीं, 12 फ्लैट है कहीं, और एक 4 इंच की दीवार पर वो फ्लैट ही फ्लैट बने हुए हैं। ये समस्या आपको एनसीआर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आखिरकार ऐसा क्यों है? नहीं, ये जो अभी वर्तमान में जो समस्या आई, जो 1-2 बिल्डिंग गिरी हैं, उनकी बात करूं तो जो शाहबेरी बिल्डिंग गिरी है और भी समस्या आई हैं, इनको एक मंजिल भी बनाने की अनुमति नहीं है। ये तो पूरी टोटल की टोटल अवैध है। ये जमीन गेट नोएडा कैसे जाती है भाटी साहब? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, बन कैसे जाती है? वो बनती है प्रशासन, लोकल पुलिस और राजनीतिक संरक्षण में। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। आप मानते हैं राजनीतिक संरक्षण मिलता है? बिल्कुल, मैंने 2 बार इस्तेमाल किया है शब्द, और मैं ऐसा नहीं अनजाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी की बात करना चाहता हूँ। आप जितनी ईमानदार बहस कर रहे हैं, लोक महत्व के मुद्दे की बहस कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। चैनल केवल हिंदू मुसलमान बहस में लगे रहते हैं, चैनल इस तरह की गंभीर समस्याओं को नहीं उठाते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, और मैं जितनी ईमानदारी से आप उठा रहे हैं उतनी ईमानदारी से मैं भी बात कर रहा हूँ। इसमें राजनीतिक संरक्षण भी होता है। अगर राजनीतिक, अभी देखिए जो ये बिल्डिंग गिरी है, इसमें अब फिर आरोप हो जाएगा, वरना तो मुझे पता है कि राजनीतिक पार्टी के लोगों को चंदा जाता था। चलिए, तो ये हम फिलहाल रुकते हैं, इस बहस को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम सीधे चलते हैं पाकिस्तान, जहां